बंजास, वेलकम टू आईसीएसई वाला क्लास 9th एंड 10th। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड कंटिन्यूअसली इस फ्री सीरीज का फायदा उठा रहे होंगे। तो मैं आपको याद दिला देती हूँ, हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम ऑल कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं बहुत कम टाइम के अंदर, ताकि आपकी क्विक रिवीजन हो सके और कुछ भी छूटे ना। ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके फाइनल एग्जाम में, जब आपके पास टाइम नहीं होगा और इतना सारा सिलेबस आपको 3-4 दिन में रिवाइज करके ख़त्म करना होगा। एंड उसके साथ साथ हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर मैं आपको साथ साथ बताने वाली हूँ कि कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि आपको हर तरीके के क्वेश्चन के लिए रेडी होना है। कोशिश करना, अगर आप ये देख चुके हो और आपकी मोस्टली प्रिपरेशन हो चुकी है, तो बुक रीडिंग भी साथ साथ स्टार्ट कर दो। मैं क्लास में बुक रीडिंग बाद में स्टार्ट कराती हूँ जब हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है। बट अब क्योंकि आपके पास ये 40 या 50 मिनट्स का एक लेक्चर है, तो साथ साथ मेक श्योर कि आप बुक रीडिंग कर रहे हैं। वो आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाएगा। मतलब आप किसी भी चीज़ को 70-80% तक क्यों छोड़ो, आपको 100% देना है अपनी प्रिपरेशन में। सो मेक श्योर ये करते करते आप अपनी बुक रीडिंग भी करें, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेटर आंसर राइटिंग। चैप्टर है हमारा पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, वन शॉट होने वाला है। और जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता देती हूँ, मेरा नाम है उपासना मोंगिया एंड मेरा एक टारगेट जो क्लास में रहता है वो ये है, ये मेरा नारा है बेटा अब, कि रट्टों को करो बाय बाय एंड इजी कॉन्सेप्ट्स को करो हेलो हाय विद उपू मैम। बच्चों ने मुझे प्यार से उपू बुलाना शुरू करा है, तो आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको कुछ भी रट्टे ना मारने पड़े, सब समझ के करो, क्योंकि रट्टे मारने वाली चीज़ भूल जाओगे बेटा। ठीक है, चैप्टर का नाम है पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो सीधा एक क्वेश्चन बनता है कि पॉलिनेशन क्या होता है। बेटा देखो, प्लांट्स जो हैं, जैसे आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, है ना, एंथर्स मेक पॉलन ग्रेन्स। एंड फीमेल जो है, ओवरी का अंदर ओव्यूल होता है, उसको फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, और उसके अंदर बेसिकली फीमेल सेल है। नया सीड कब पैदा होगा? जब मेल और फीमेल सेल का फ्यूजन होगा। इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, मेल सेल और फीमेल सेल का फ्यूजन होना। जब दोनों फ्यूज कर जाएंगे तो नया बच्चा सीड बनेगा, एंड फिर आप इसका नेक्स्ट चैप्टर सीड स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन पढ़ोगे। ठीक है, तो सीड बनाना कैसे है? पहले हमें पॉलिनेशन कराना पड़ेगा। भाई एक दूसरे गार्डन में मेल फ्लावर बैठा हुआ है और बहुत ज़्यादा 3-4 ब्लॉक छोड़ के एक दूसरा गार्डन है, उसमें फीमेल फ्लावर्स है, लेट्स इमेजिन। तो मेल फ्लावर को अपने सेल्स को उड़ाकर या किसी भी तरीके से फीमेल सेल तक पहुंचाना पड़ेगा। इसी को पॉलिनेशन बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर, एंथर इज द मेल पार्ट, स्टेमन के एंथर से फीमेल पार्ट के स्टिग्मा तक पहुंचाना है। स्टिग्मा चिपचिपा होता है, स्टिग्मा के ऊपर आकर पॉलन ग्रेन आसानी से बैठ जाएगा। कुछ स्टिग्मा जो होते हैं वो हेयरी भी होते हैं, ताकि वो आसानी से पॉलन ग्रेन को अपने पास रख सके। बेटा बहुत सारे एजेंट्स हैं, नेचर ने बहुत सारे लोगों को अपॉइंट किया हुआ है ये काम कराने के लिए। फ्लावर्स होंगे, नए नए प्लांट्स होंगे, तभी हमारी लाइफ पॉसिबल है। तो नेचर में ही बहुत सारे एजेंट्स हैं। पॉलिनेशन के कुछ तरीके होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। मान लो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिस पर मेल और फीमेल एक ही फूल के अंदर पड़े हुए हैं, तो उनके अंदर अगर पॉलिनेशन हो रही है तो सेल्फ पॉलिनेशन। और जो मैंने आपको एक गार्डन और दूसरे गार्डन का एग्जांपल दिया था कि भाई बहुत दूर उड़कर जा रहा है, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के और भी टाइप्स होते हैं बेटा। देखो, सेल्फ पॉलिनेशन की अगर डेफिनेशन आए तो जो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है वो एक ही प्लांट में हो रहा है। जैसे एक पेड़ है तो उसके अंदर ही अगर पॉलन ग्रेन्स आपस में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वो सेल्फ पॉलिनेशन है। अब इसके बिना दो टाइप्स आते हैं, एक आता है ऑटोगैमी और एक आता है गीटनोगैमी। ये बच्चों को समझ ही नहीं आता, और जबकि ये बहुत आसान है। मान लो बेटा ये एक प्लांट ए है, ठीक है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है इसके अंदर, यानी कि इसके पास मेल भी है और फीमेल भी है। तो अगर एक ही फूल के अंदर पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है तो वो तो होता है ऑटोगैमी। ऑटो मीन्स सेल्फ, गैमी मीन्स फ्यूजन। और वहीं पर अगर ये अपने पड़ोसी फूल के अंदर जा रहा है, ये भी मेल फीमेल है, बट पॉलन ग्रेन्स तो जा सकते हैं ना, उनको थोड़ी पता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो ये मेल के पॉलन ग्रेन्स उड़कर अगर पड़ोसी फ्लावर के ऊपर आ जाए, प्लांट एक ही है, फ्लावर दूसरा है, प्लांट इज सेम, फ्लावर इज डिफरेंट, दैट इज गीटनोगैमी। गीटनो का मतलब ही नेबर होता है, पड़ोसी, तो पड़ोसी फूल तक जा रहे हैं। वहीं पर अगर ये दूसरा प्लांट है और पॉलन ग्रेन्स उड़कर एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जा रहे हैं, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑन डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। फेवरिंग कंडीशंस क्या है इसमें? भाई पहले मैंने बना दी, यहाँ पर फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए तभी सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ठीक है, होमोगैमी यानी कि सेम टाइप के फ्लावर्स होने चाहिए। क्लिस्टोगैमी एक कंडीशन होती है, कुछ फ्लावर्स होते हैं जो हमेशा बंद रहते हैं, कभी खुलते ही नहीं है। जैसे मान लो ये फ्लावर बंद ही रहे, कभी खुले ही ना, इसके अंदर मेल फीमेल सब पड़ा हुआ है बट फ्लावर्स ओपन नहीं हो रहे हैं।
पॉलन ग्रेन्स को बाहर जाने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो वो अपने घर के अंदर जो फीमेल है वहीं पर फर्टिलाइजेशन करेंगे। इसको क्लिस्टोगैमी बोलते हैं। तो मैं आपसे कमेंट्स में एग्जाम्पल्स मांग रही हूँ कि गिव मी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, वो फ्लावर्स जो पॉलिनेशन के टाइम पर ओपन ही नहीं होते। ठीक है, चलो यहीं पर आ ही गया तुमको। अच्छा, इसके अलावा 2 एग्जाम्पल्स देने हैं पी और पैंसी के अलावा। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ओपन नहीं होते हैं मैच्योरिटी के टाइम पर भी, एंथर और स्टिग्मा छुपे रहते हैं, अंदर की तरफ रहते हैं। भाई अब एक ही फूल के अंदर है तो कोई एजेंट की जरूरत नहीं है पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने की। एग्जाम्पल तुमको पता चल जाए। क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जाए, हिबिस्कस, चाइना रोज आर द एग्जाम्पल्स। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, विच इज एडवांटेजेस एंड वाई, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में जो नए प्लांट्स बनेंगे वो हेल्दी होंगे, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर बेटा वेरिएशन आ रही है और दूर दूर तक पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है। एक बार मुझे ये लगाने दो, चला ही नहीं तो। चलो इसको बाद में ही करते हैं फिर, चल क्यों नहीं रहा। चलो भाई नहीं यूज करते इसको, एक बार और ट्राई करते हैं, लास्ट। हो गया हो गया हो गया। चलो, तो हम कहा थे एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा बेनिफिशियल एक्चुअली है, क्योंकि चिल्ड्रन हेल्दियर है, ज़्यादा वैरायटी प्रोड्यूस होगी। एक जो मेल फ्लावर है उसकी जो प्लस पॉइंट्स है, जो उसकी पावर है, वो बेटा फीमेल फ्लावर के पास जा सकती है, नए बच्चों के अंदर आ सकती है। 2 अलग अलग प्लांट्स का अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है ना, तो दोनों की बेटर क्वालिटीज बच्चे के अंदर आती है। सीड्स आर प्रोड्यूस्ड इन ग्रेटर क्वांटिटीज एंड आर वायबल, ज़्यादा टाइम तक जिंदा रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। सीड डेवलप करते हैं, मैच्योर करते हैं, हेल्दियर प्लांट्स आते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द सेम स्पीशीज, तो नई वेराइटी निकल कर आती है। मतलब आप मान लो एक एप्पल है जो कि एक जगह मीठा है और एक जगह उसका साइज बड़ा है, तो अगर आप इनको क्रॉस करा दोगे आपको ऐसे एप्पल्स मिलेंगे जो मीठे भी हैं और साइज में भी बड़े हैं। सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया है। तो ऐसी वेराइटीज जो हैं, अच्छी वेराइटीज क्रॉस पॉलिनेशन में ही अचीव हो पाती हैं। क्या सेल्फ पॉलिनेशन के भी कुछ एडवांटेजेस हैं? हाँ बेटा, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को ज़्यादा बेनिफिशियल यही होगा, क्योंकि मेल फीमेल पास पास पड़े हुए हैं। पेरेंटल जो कैरेक्टर्स हैं वो प्रिजर्व रहते हैं। मान लो पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटीज़ है उनके अंदर, तो वो अच्छी क्वालिटीज़ बच्चों के अंदर जा रही है। हालांकि एक ड्रॉबैक भी बन जाता है, अगर पेरेंट्स ही हेल्दी नहीं है तो जितनी भी नई जनरेशन आएगी सेल्फ पॉलिनेशन के बाद वो बेकार ही आएगी, हेल्दी नहीं आएगी। बट इफ द पेरेंट्स आर हेल्दी तो वो पेरेंटल जो कैरेक्टर्स है वो प्रिजर्व होकर आगे आगे जाएंगे। वेस्टेज नहीं हो रहा पॉलन ग्रेन्स का, प्लांट्स की एनर्जी नहीं लग रही है। यहाँ पर प्लांट्स को सुंदर सुंदर बड़ा बड़ा नहीं होना है, क्योंकि उनको पॉलिनेटर्स, मच्छर, मक्खी, मधुमक्खी को अट्रैक्ट नहीं करना है। देन सेंट एंड नेक्टर नीड नॉट टू बी प्रोड्यूस्ड। बेटा ये 2 चीजें है ना, ये हम अभी पढ़ेंगे कि ये बहुत जरूरी होती है क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर, क्योंकि एजेंट्स को अट्रैक्ट करना है कि भाई हमारे पॉलन ग्रेन्स दूसरे गार्डन तक फैलाओ, या जहां जहां तुम्हारा सफर हो रहा है वहां वहां हमारे पॉलन ग्रेन्स भी ले जाओ। डिसएडवांटेजेस पर क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है। भाई जो स्पीशीज है उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, सीड की क्वालिटी खराब हो जाती है, वैरायटी अच्छी नहीं आती। वीकर क्वालिटी को हम हटा भी नहीं सकते। ऐसा है कि मान लो कुछ वैरायटी अगर खराब आ रही है, कुछ अच्छी आ रही है, बट देयर इज नो वे कि हम वीकर क्वालिटी को एलिमिनेट कर दें और इसमें कोई नई वेरिएशन नहीं आती है, कुछ बेहतर बनकर नहीं आता है जो कि क्रॉस पॉलिनेशन में बन सकता है। ठीक है, फिर आ जाओ बेटा, अब हम बात करते हैं एक पॉलन ग्रेन कैसा दिखता है। पॉलन ग्रेन के अंदर ये जो आपको सुंदर सा दिख रहा है, और ये मुन्ना भाई और हमारे सर्किट भाई हैं, ये तो हमारी क्लास की मस्ती मजाक है, बट अगर हम ध्यान से समझे तो पॉलन ग्रेन बहुत ही छोटा होगा, पाउडरी लाइक सब्सटेंस होता है। क्वेश्चन आता है सबसे बाहर की लेयर बताओ। पॉलन ग्रेन की सबसे बाहर की लेयर को एक्साइन बोलते हैं। प्लीज अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लेना, क्योंकि यहाँ पर सीधा क्वेश्चन आता है लेबल 1 2 3 4 5 6, कुछ भी 1 2 3 4 कर देंगे, लेबलिंग करने के लिए बोला जाएगा। फिर आपको उन सब के फंक्शंस भी बताने होंगे। तो ये जो एक्साइन है, एक्साइन के बारे में कहाँ लिखूं? एक्साइन यही लिख रही हूँ मैं, आप प्लीज ये फेसेस मत बनाओ, बट आप इस डायग्राम को बना सकते हो। एक्साइन जो है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है पॉलन ग्रेन की। एक्साइन इज आउटर मोस्ट। बेटा ये बहुत हार्ड सब्सटेंस से बना हुआ होता है, जिसको हम स्पोरोपोलिनिन बोलते हैं। स्पोरोपोलिनिन ये इतना हार्ड है कि इसके ऊपर बेकार टेम्परेचर का, हाई टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर, एसिड, बेस, किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता, इट इज़ वेरी हार्ड। ठीक है, एक्साइन के अंदर स्पोरोपोलिनिन है, हार्ड, एंड इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्टिव, हार्ड एंड प्रोटेक्टिव इन नेचर।
ठीक है। एंड स्पोरोपोलिनिन से बना है, तो स्पोरोपोलिनिन ही ऐसा केमिकल है जो इसको बहुत हार्ड बनाता है। दूसरा है हमारे पास इंटाइन। इंटाइन इनसाइड, नाम से ही समझ आ रहा है, ये अंदर होती है, ये थिन लेयर है, अंदर है, और ये भी कवरिंग करती है, बट ये ना पेक्टिन और सेल्यूलोज से बनी हुई है, तो बेसिकली प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई है। इतना डेप्थ में नहीं आएगा, बट आपको पता होना चाहिए इंटाइन अंदर है और थोड़ी सॉफ्ट है एज कंपेयर टू द एक्साइन। अब इसके अंदर ये जो सारा साइटोप्लाज्म पड़ा हुआ है, यहाँ पर दो तरीके के सेल्स पड़े हुए होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव सेल और एक होता है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस क्या कहलाएगा? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस क्या कहलाएगा? जनरेटिव न्यूक्लियस। वेरी सिंपल, ये तो आप लिख लोगे। अब यहां से याद रखना, जनरेटिव न्यूक्लियस नाम में आ रहा है जनरेट, तो ये बेटा दो मेल गैमीट्स को जनरेट करेगा, दो मेल गैमीट्स बनाएगा, और ये मेल गैमीट्स हमारे यहाँ पर हैं, एक है मुन्ना भाई और एक है सर्किट, दोनों की शादी होगी। और वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्या करता है बेटा? ये लार्ज होता है साइज में, ठीक है, लार्जर इन साइज। एंड लार्जर हटा दो, क्योंकि आप अगर डायग्राम में दिया हो लार्जर वाला तो आप खुद ही देख लेना, ठीक है, लार्जर छोड़ दो, ठीक है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्या करता है? इसको ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलते हैं, क्योंकि ये फॉर्म करता है पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब बनाएगा बेटा, ठीक है, ये पॉलन ट्यूब बनाएगा। चलो नाउ वन पॉइंट, ये देखो लिखा है ना थिकनिंग ऑफ सेल्यूलोज, ये अंदर की तरफ बेटा सेल्यूलोज भी पड़ा हुआ है। जो इंटाइन है वो सेल्यूलोज, सेल्यूलोज इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो सेल्यूलोज से प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। एंड एक जगह पर यहाँ हाँ छेद होता है, पोर होता है। ये पोर इसीलिए होता है जाकि यहाँ से पॉलन ट्यूब बन सके और पॉलन ट्यूब से बाहर ये दोनों मेल गैमीट निकल सके। तो पॉलन ट्यूब पोर वाली जगह से बनती है, क्योंकि एक्साइन तो बहुत हार्ड है ना, तो एक्साइन को क्रॉस करके तो जाना बहुत मुश्किल है। तो एक्साइन ने खुद ही बीच बीच में से जगह छोड़ी हुई है कि भाई पॉलन ट्यूब निकलेगी, तुम मेरे यहाँ से निकल जाना, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे। क्या पॉलन ग्रेन के अलग अलग शेप्स और साइजेस हो सकते हैं? यस, एजर्शन रीजन या ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन बन सकता है। पॉलन ग्रेन्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, जो कि माइक्रोस्कोप से दिखेंगे बेटा आपको। शेप साइज इतने सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर आपको माइक्रोस्कोप से ही दिखेंगे। नाउ जो हमारे प्लांट्स है ना, बाइसेक्सुअल प्लांट्स, वो कह रहे हैं कि यार हम बाइसेक्सुअल नहीं रहना चाहते, हम जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन की तरह परफॉर्म करना चाहते हैं, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, ठीक है। लेट मी हैव वाटर, देन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। यस, सो यहाँ से क्वेश्चन आता है। यहाँ से क्या क्वेश्चंस आएंगे? डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, डेफिनेशन एंड डेफिनेशन ही आएगा सीधा। एग्जाम्पल्स तो क्या ही लिखोगे यहाँ पर, डेफिनेशन। तो दीज आर द फेवरिंग कंडीशंस, ठीक है, ये बाइसेक्सुअल को क्रॉस पॉलिनेशन करने का मौका देती है। भाई एक तो नेचर ने कहा कि यूनिसेक्सुअल हो जाओ, तो यूनिसेक्सुअलिटी तो अपने आप में ही क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करेगी, क्योंकि वो यूनिसेक्सुअल है, यानी कि एक घर में मेल बैठा है, एक में फीमेल बैठी है, दूर दूर बैठे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। सेल्फ स्टेरिलिटी पे आ जाओ। सेल्फ स्टेरिलिटी क्या होता है? अगर हम डेफिनेशन वाइज ही आगे बढ़े, यूनिसेक्सुअलिटी यू नो, इसको नीचे ले आते हैं। सेल्फ स्टेरिलिटी में क्या होता है कि पॉलन ग्रेन आ गया सेम ही फूल से, जैसे यहाँ पे तुमको फीमेल पार्ट दिख रहा है, मान लो यहाँ इसका फूल था और यहाँ पर एंथर भी थे। एंथर ने अपने ही घर का पॉलन ग्रेन इसके पास भेज दिया, यानी कि अपने ही फूल का पॉलन ग्रेन भेज दिया। अब ये पॉलन ग्रेन इसके पास आएगा तो ये पता लग जाएगा इसको कि अरे ये तो मेरे ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन है, मैं इसको ग्रो नहीं करने दूंगी। तो यहाँ पर रिसेंटली मैंने क्वेश्चन ऐड भी किया है, अभी दिखाऊंगी तुमको। तो यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है, इसको A मार्क कर दिया और इसको Z मार्क कर दिया। तो रीजन पूछा है कि भाई Z जो है वो पॉलन ट्यूब नहीं बना पाया। क्या तुम पिक्चर देख के बता सकते हो कि Z पॉलन ट्यूब क्यों नहीं बना पाया? यस, द आंसर इज सेल्फ स्टेरिलिटी। ये एक कंडीशन है जिसमें अगर स्टिग्मा के ऊपर पॉलन आ भी गया और मान लो रोज प्लांट है तो रोज का ही पॉलन ग्रेन आ गया, तो भी वो आगे फर्दर ग्रोथ नहीं करेगा,
pollen from another plant of the same species, अगर रोज जो है दूसरे शहर से आया है, दूसरे गार्डन से आया है, दूर का आया है, तभी उस रोज के pollen grain को एंट्री मिलेगी। इसके एग्जाम्पल्स हैं रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर एंड ऑर्किड्स। ये कैसे होता है मैम, हाउ इज इट पॉसिबल, ये तो मैजिक ही लग रहा है, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है बेटा, तो आपको ये नहीं जानना है दैट हाउ इट इज हैपनिंग। आपको बस ये पता होना चाहिए कि इसको हम सेल्फ स्टेरिलिटी बोलते हैं। डाइकोगैमी और भी ज्यादा फेमस क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर। डाइकोगैमी इसका मतलब क्या है, डिफरेंट टाइमिंग्स ऑफ मैच्योरेशन, या तो पहले एंड्रोशियम या मेल पार्ट को मैच्योर कर दो या फिर फीमेल पार्ट को मैच्योर कर दो। जैसे कि हमारे पास ऑब्वियसली ये सब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में हो रहा है, ये एक फ्लावर है, इसमें मेल भी है और फीमेल भी है। भाई जब दोनों मैच्योर होंगे तभी पॉलन ग्रेन और ओव्यूल बनेगा और दोनों के गैमीट्स की फर्टिलाइजेशन होगी। बट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एक पार्ट को पहले मैच्योर कर देते हैं और दूसरा अभी मैच्योर ही नहीं हुआ, तो बेटा कोई ऑप्शन ही नहीं है, सेम फ्लावर में फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकती। सो इन सम प्लांट्स व्हेन एंथर्स आर मैच्योरिंग फर्स्ट प्रो एंड्री एंड्रोशियम, नाम से याद करना है, कुछ रट्टे नहीं मारने। प्रो मीन्स पहले, एंड्री मीन्स एंड्रोशियम। सो मेल पार्ट एंथर इज डेवलपिंग फर्स्ट, एंथर इज मैच्योरिंग अर्लियर। जैसे भिंडी में दिखेगा, स्वीट पी में दिखेगा, सैल्विया और सनफ्लावर में ये दिखेगा। और अगर मैं बोलूँ फीमेल पार्ट जल्दी मैच्योर हो रहा है तो फीमेल के लिए गाइनोशियम आता है, गाइनोशियम का गाइनी कर दो, पहले का प्रो कर दो, तो इसको हम प्रोटोगाइनी बोलते हैं, प्रोटोगाइनी। ठीक है, तो इसमें फीमेल पहले मैच्योर हो जाती है बेटा। एंड एग्जाम्पल कस्टर्ड एप्पल, पीपल। ठीक है, सेल्फ स्टेरिलिटी हमने कर लिया। उसके बाद आ जाओ हर्कोगैमी, ये भी डायग्राम के ऊपर आ सकता है। हर्को का मतलब होता है बैरियर। तो फीमेल जो सेम फ्लावर के अंदर है, ये मान लो फीमेल है, ठीक है, इसने अपने ऊपर एक बैरियर रखा हुआ है और मेल यहाँ है। ठीक है, तो वो पॉलन ग्रेन्स बनाएगा भी तो वो बैरियर फीमेल तक नहीं आने देगा, तो ये भी एक कोशिश होती है, इसको हम हर्कोगैमी बोलते हैं। इन सम फ्लावर्स द पॉलन कैन नॉट रीच द स्टिग्मा, वो पहुंच ही नहीं पा रहा है स्टिग्मा तक। एक हुड, ये क्या बना है, एक हुड कवरिंग है जो स्टिग्मा के ऊपर प्रेजेंट होती है और एक दरवाजे की तरह काम करती है बेटा। इसका एग्जाम्पल है पैंसी। ठीक है, पैंसी। देन हेट्रोस्टाइली, ये भी इंपॉर्टेंट है। हेट्रो मीन्स क्या होता है बायो में, डिफरेंट। स्टाइली कहाँ से आया है, स्टाइल, स्टाइल इज द पार्ट ऑफ फीमेल। तो हेट्रोस्टाइली एक बहुत ही अमेजिंग मतलब मेथड है। देखो इसमें क्या किया, मेल फीमेल सेम फ्लावर में है ना, तो अब इन्होंने क्या किया कि ना, ये फीमेल्स कहती है हम तो इतनी लंबी हो जाएंगी, इतनी लंबी हो जाऊंगी कि तुम हम तक पहुंच ही नहीं पाओगी। तो स्टाइल कितनी लंबी हो गई है और एंथर्स जो हैं वो छोटे हो गए हैं। तो पॉलन ग्रेन्स अगर बनेंगे तो यहीं बन के नीचे रह जाएंगे या फिर यहाँ गिर जाएंगे। कम चांसेस हैं कि पॉलन ग्रेन कूद कर यहाँ पर आ पाए, है ना। तो इसी को हेट्रोस्टाइली बोलते हैं, जिसमें द स्टिग्मा एंड एंथर्स ग्रो एट डिफरेंट हाइट्स। ठीक है, इसमें प्रिमरोज और ऑक्सैलिस आता है। एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, आ जाओ एजेंट्स पर आ जाते हैं। कुछ एजेंट्स हैं जो कि बेटा बायोटिक यानी कि लिविंग फैक्टर्स हैं, जैसे कि इनका बहुत बड़ा रोल होता है। सबसे बड़ा रोल तो होता है हनी बीज का। ठीक है, हनी बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉलिनेशन करा रही है, और हर तरीके के बेटा मच्छर, मधुमक्खी, ठीक है, इनफैक्ट एनिमल्स, इनफैक्ट एलिफेंट भी पॉलिनेशन कराते हैं। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स करा रहे हैं वो बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं। और नॉन लिविंग फैक्टर्स का भी बहुत बड़ा योगदान है, जैसे कि विंड और वाटर। थोड़ी सी भी हवा चली, पॉलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। तो सबसे पहले तो इंसेक्ट पॉलिनेशन की बात करते हैं। भैया यहाँ पर नीचे एक फूल बैठा है और वो फूल चाहता है कि इसके पास एक मच्छर आ सके या मधुमक्खी आ सके। तो ऊपर यहाँ पर एक मच्छर है, तो पहले तो वो उसको एक दिलासा देगा कि आजा आजा तेरे लिए खाना बनाया है, खाने की खुशबू भी निकालेगा। तो जो खाना है दैट इज नेक्टर। ठीक है, अब वो कहेगा नहीं यार खाने की खुशबू, यार मान लो मच्छर बहुत हाइट पर है, उसको नहीं पता कि नीचे खाना है उसके लिए, उसको अच्छा लगेगा अगर वो आएगा तो ये अपने को बहुत ज्यादा कलरफुल कर लेती है। फ्लावर के जो पेटल्स हैं वाई दे आर कलरफुल, इंसानों को सुंदर, अरे हमें सुंदर दिखाने के लिए नहीं बेटा, हमारे लिए इतने सुंदर नहीं है कि हम इसको यूज़ कर सके। हम बेटा फेब्रुअरी में डिफरेंट डिफरेंट वीक्स बना सकें, है ना। होता है ना, वाइट फ्लावर फॉर फ्रेंडशिप, नहीं येलो फॉर फ्रेंडशिप, वाइट फॉर शांति एंड ऑल, है ना। ब्लैक रोज, अगर किसी ने मतलब तुमको हर्ट किया है तो लो ब्लैक रोज, है ना, ऐसा होता है ना। रेड रोज फॉर वैलेंटाइंस। सो ये हमारे लिए नहीं है बेटा। एक्चुअली प्लांट्स चाहते हैं कि इनके ऊपर मच्छर मक्खी आकर अट्रैक्ट हो। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भाई कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं
जो पॉलन ग्रेन्स जो प्लांट्स यूज कर रहे हैं ताकि वो इंसेक्ट पॉलिनेशन करा सके। पहली बात, फ्लावर्स होते हैं बड़े, ये बहुत आसान है और पता है इस पे क्वेश्चन आता है। ये बहुत बड़े होने चाहिए, ब्राइटली कलर्ड होने चाहिए, सेंट बनानी चाहिए ताकि इंसेक्ट को लगे तो सही भाई कोई फायदा है नीचे जाने का, और नेक्टर बनाना चाहिए। जब ये मच्छर इसके ऊपर आएगा तो यहाँ पर इसके पॉलन ग्रेन्स ने, यहाँ पर इसके एंथर ने पॉलन ग्रेन्स बनाए होंगे। ये पॉलन ग्रेन्स इस मच्छर के पैर से चिपक जाएंगे जब ये यहाँ पर आएगा, और जब जब ये उड़ेगा, पंख फैलाएगा, दूसरे फ्लावर्स तक जाएगा तो पॉलन ग्रेन्स डिस्पर्स हो जाएंगे, स्कैटर हो जाएंगे। यही एजेंडा था, यही करवाना था हमें इनसे, इंसेक्ट पॉलिनेशन। और देखो इंसेक्ट पॉलिनेशन में, और देखो पॉलन ग्रेन्स चिपचिपे होते हैं, तभी तो आसानी से चिपक जाने चाहिए ना मच्छर के पैर से। देन स्टिग्मा इज ऑल्सो स्टिकी, जब वो दूसरे फीमेल स्टिग्मा के ऊपर बैठेगा तो स्टिग्मा चिपचिपा होना चाहिए ताकि पॉलन ग्रेन वहीं पर चिपक जाए। भाई पैरों में ही लगा रह गया मच्छर, पूरी अपनी जर्नी कराया, पॉलन ग्रेन निकले ही नहीं तो फायदा क्या है। देन द फ्लावर्स टेंड टू बी इन क्लस्टर्स, ऑल्सो द स्टिग्मा इज स्टिकी एंड जनरली डू नॉट हैंग आउट फ्रॉम द फ्लावर। इसमें बेटा जो स्टिग्मा है अगर वो अंदर की तरफ भी है, पेटल्स के बीच में छुपा हुआ है तो चलेगा, क्योंकि स्टिग्मा मच्छर तो आएगा ना, वो अंदर तक बैठेगा। मान लो ये मेरा ब्लैक जो भी ये है स्टाइलर, इसके अंदर यहाँ पर नॉट स्टाइलर, रिमोट, तो यहाँ पर ये स्टिग्मा है, मच्छर आया तो मच्छर इसके ऊपर बैठेगा तो अंदर ढूंढ ढूंढ के भी चला जाएगा, ठीक है। देन द फ्लावर्स टेंड टू बी इन क्लस्टर्स, फ्लावर झुंड में ज्यादा होते हैं क्योंकि पॉलन ग्रेन नहीं, ये झुंड में है। एक जगह यहाँ मधुमक्खी बैठी, अब वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह जाएगी ना अपने खाने के लिए, वैरायटी के लिए, तो फ्लावर्स झुंड में होंगे तो बेटर पॉलिनेशन हो सकता है। एंड स्पेशली इन केसेस वेयर इंडिविजुअल फ्लावर्स आर स्मॉल, झुंड में हो स्पेशली तब अगर फ्लावर्स छोटे हैं, फॉर एग्जाम्पल डायरिया, छोटे फ्लावर्स को झुंड में होना चाहिए, ठीक है, और स्टिग्मा अंदर हो तो भी चलेगा। इंसेक्ट पॉलिनेशन इन स्वीट पी, ये डायग्राम देख लो एक बार, ज्यादा घबराना नहीं, डायग्राम आसान है। स्वीट पी मैंने तुमको पहले भी बोला था, इस पर क्वेश्चन आता है। पहले बात तो इसके मुझे ये बताओ कि पॉलन ग्रेन्स जो हैं, जो इसके एंथर से पॉलन ग्रेन बनते हैं, एंथर का अरेंजमेंट कैसा होता है। मैंने तुमको पिछली क्लास में भी याद कराया था, 9+1, जिसको हम डाईएडल्फस बोलते हैं, यानी कि दो भाइयों का झुंड है, 9+1 है ना। तो 9 एक तरफ, 1 अलग। इसके अंदर ना 2-3 तरीके के पेटल्स होते हैं। एक पेटल होते हैं जो सबसे बाहर होता है, जिसको हम स्टैंडर्ड पेटल बोलते हैं, ये बहुत बड़ा सा होता है। स्टैंडर्ड पेटल एक होगा, फिर 2 विंग पेटल्स होंगे, देखो कैसे विंग जैसे लग रहे हैं, और फिर तीसरा होता है कील पेटल जो सिंगल होता है और ये कवर करके रखता है हमारे फ्लावर को, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पर स्टिग्मा है, बीच में स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, बाइसेक्सुअल है, पी प्लांट इज बाइसेक्सुअल। साथ में देखो ये सारे एंथर वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। विंड पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन में क्या फायदा है जी। विंड पॉलिनेशन में हमें विंड जो है वो बस हवा चले और पॉलन ग्रेन्स उड़ जाए, हमारा ये पर्पस है यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर कलरफुल बनाने की जरूरत नहीं है, फ्लावर्स छोटे होंगे चला जाएगा, फ्लावर्स बड़े बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे होंगे काम चल जाएगा, बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं चाहिए। डल ग्रीन कलर भी होगा ना, बिल्कुल ऐसे मतलब बहुत फेडेड से कलर भी होंगे ना तो भी चल जाएगा, कोई सेंट और नेक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। तो फिर इसमें चाहिए क्या, विंड पॉलिनेशन के लिए हमें ना बहुत ज़्यादा, जस्ट अ सेकेंड, ओके यहीं से समझेंगे बेटा। विंड पॉलिनेशन में स्टेमन्स का बड़ा होना जरूरी है, यानी कि एंथर जो हैं वो लंबे हों, है ना, और फ्लावर से बाहर निकल रहे हों, ताकि जैसे ही हवा चले तो पॉलन ग्रेन्स उड़कर चले जाएं। तो दे शुड हैंग आउट ऑफ द फ्लावर, एक्सपोज्ड होने चाहिए। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है मेज, जो कि इंपॉर्टेंट है। द एंथर्स आर लार्ज, लूजली अटैच्ड टू द फिलामेंट। पॉलन ग्रेन्स नहीं उड़ पा रहे हैं अगर, तो एंथर भी बहुत टाइटली फिलामेंट से नहीं जुड़ा होना चाहिए, एंथर भी लूजली अटैच्ड होना चाहिए कि एंथर खुद भी उड़ जाए तो काम चल जाए, ठीक है। सो दैट स्लाइटलिस्ट विंड मे मूव द वर्सटाइल एंथर्स। एंड हमें नहीं पता ना कि पॉलिनेशन विंड अच्छे से कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, कितनी दूर तक पॉलन ग्रेन्स जा पाएंगे, तो हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉलन ग्रेन्स बनवाते हैं। सो पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज क्वांटिटीज। स्टिग्मा नीड्स टू हैंग आउट फ्रॉम द फ्लावर, और स्टिग्मा को ऐसे मान लो ये स्टिग्मा है अब, तो इसको बाहर होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब कोई मच्छर नहीं आ रहा है जो अंदर तक बैठेगा, अब सिर्फ हवा चलेगी और हवा का तुक्का ही है कि इसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स बैठ जाएंगे,
ठीक है। सो इसीलिए कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन इसमें आया हुआ था, मेज प्लांट तुमको पता है कि ये विंड पॉलिनेशन करेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा कलरफुल और बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होते कि मच्छरों को अपने पास बुलाए। तो यहाँ पर जो इसके एंथर्स है ना, इनको हम टैसल्स बोलते हैं। टैसल्स, लड़कियों को पता होगा, झालर जो लटकी होती है बेटा, हमारे बैग्स में आते हैं ना ऐसे लंबे 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 लटके लटकन सी, उसको हम टैसल्स बोलते हैं। हमें ड्रेसेस पे, बैग्स पे टैसल्स बहुत पसंद होते हैं। तो ये जो टैसल वर्ड है, ये यहाँ पर एंथर और स्टेमन को रिप्रेजेंट कर रहा है। टैसल्स बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं ताकि हल्की सी हवा पर चले और पॉलन ग्रेन्स उड़ जाएं। ठीक है। सो सबसे पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ था, आपको फोटो दे दी और आपसे पूछा गया आइडेंटिफाई द एजेंट। तो यहाँ पर जो एजेंट है बेटा, दैट इज विंड, दैट इज विंड। ठीक है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन एंटोमोफिलस और एनीमोफिलस। एंटोमोफिलस बेटा इंसेक्ट से जो पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं, और एनीमोफिलस विंड से जो पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं। तो आपको दोनों के बीच में डिफरेंसेस लिखने, वेरी इजी भाई। इंसेक्ट के लिए लार्ज, नेक्टर, है ना, एंड सेंट, stamen inside, all the factors will work for the insects. But when it comes to wind, the anther should be, not very tightly attached to the filament. The flowers need to be, outwards. The stamen needs to hang out, and no need to produce nectar or scent, right? So ये आपको difference create करना है, जो अभी हमने characters पढ़े हैं। वाटर पॉलिनेशन पर आ जाते हैं, तो अगेन यहाँ पर पिक्चर आती है और आपसे एग्जाम्पल पर क्वेश्चन पूछा जाता है। सो वेलिस्नेरिया इज द एग्जाम्पल। यहाँ से एजर्शन रीजन के क्वेश्चंस भी आते हैं जो हमने क्लास में करे हैं। होता क्या है कि वेलिस्नेरिया में इट इज अ टाइप ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि मेल फीमेल अलग है, ठीक है, यूनिसेक्सुअल, एंड फीमेल्स आर लॉन्गर। ऑलवेज रिमेंबर कि फीमेल्स जो हैं वो लॉन्गर हैं, और इनके जो फ्लावर्स हैं वो वाटर के ऊपर तैर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर, इसको हम पिस्टिलेट फ्लावर बोलेंगे। पिस्टिलेट यानी कि फीमेल पार्ट, ठीक है, और मेल को हम स्टेमिनेट फ्लावर बोलेंगे। स्टेमिनेट फ्लावर छोटे रह गए हैं, तो ये जो फूल हैं ये नीचे से मैच्योर हुए, फूल मैच्योर स्टेमिनेट फ्लावर्स है, इनके ऊपर एंथर्स होंगे, पॉलन ग्रेन्स होंगे। ये फूल ही पूरा टूट जाता है अपने एंथर और पॉलन ग्रेन्स को लेकर, और यहाँ से टूट के सरफेस पर आ जाता है, क्योंकि फीमेल फ्लावर की हाइट ही सरफेस तक होती है। तो अब यहाँ पर जो मेल फ्लावर्स हैं वो विंड के, नॉट विंड, वाटर के साथ, वाटर करंट के साथ तैरते 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 फीमेल को ढूंढते हैं, एंड देन फर्टिलाइजेशन हो जाती है। अगेन इट इज अ मैटर ऑफ चांस। तो देखो पॉलन ग्रेन्स लार्ज नंबर्स में बनेंगे, बिकॉज कितने ही चांसेस है कि बेटा मेल फीमेल को ढूंढ पाएगा। देन पॉलन ग्रेन कैन फ्लोट ऑन द सर्फेस, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मेल फ्लावर्स आर सच दैट दे फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर टिल दे मीट द फ्लावर्स। तो एक तो ये तरीका है कि पॉलन ग्रेन्स यही निकल गए और पॉलन ग्रेन्स फ्लोट कर सकते हैं, ऊपर आएंगे और इसको ढूंढेंगे, या फिर मेल फ्लावर खुद ही बाहर निकल गया है बेटा फॉर फर्टिलाइजेशन। एंड यहाँ पर एजेंट क्या है? ऑब्वियसली वाटर, है ना, वाटर इज द एजेंट हियर। कुछ फ्लावर्स के अंदर बर्ड से पॉलिनेशन होता है, इस वर्ड को हम ऑर्निथोफिली बोलते हैं। तो यहाँ पर जो फ्लावर्स बहुत लंबे लंबे होते हैं ना, जिनके पेटल्स लंबे हैं, फॉर एग्जाम्पल इन दीज पिक्चर्स, और बहुत अंदर की तरफ एंथर और पॉलन ग्रेन्स हैं, तो फायदा होता है क्योंकि जो बर्ड्स की बीक है वो फूल के अंदर तक जा सकती है और पॉलिनेशन कर सकती है। एलिफोफिली, रेफ्लिशिया अगर आपने फ्लावर सुना हो, बिगेस्ट लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, बहुत गंदी बदबू मारता है, एंड एलिफेंट्स यहाँ पर पॉलिनेशन करा सकते हैं, उसको हम एलिफोफिली बोलते हैं। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन यानी कि ह्यूमंस का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो गया है। अगर मैं किसी फ्लावर का पॉलिनेशन खुद कराना चाहती हूँ अपने गार्डन में, तो मैं खुद वेराइटीज पिक कर सकती हूँ, ठीक है। सो व्हेन द मैन हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज डूइंग, ठीक है, फिर वुमेन भी कर सकती है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। इमैस्क्यूलेशन क्या होता है? जैसे मान लो मैंने क्या किया, ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल दोनों हैं, इसके पास एंथर्स हैं, नीचे फिलामेंट है। तो मैं क्या करूँगी, मैं एक पेंट ब्रश लूँगी और इसके ऊपर जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो मैं अपने पेंट ब्रश से ले लूँगी, अटैच कर लूँगी। मतलब पेंट ब्रश से मैंने पॉलन ग्रेन्स उठा लिए, और फिर मैंने, मुझे बहुत जोर से करंट लगा, और दूसरे फ्लावर के ऊपर जाकर इसके फीमेल के ऊपर डाल दिए, ठीक है। ये मैं खुद कर रही हूँ, अपने पेंट ब्रश को लेकर कर रही हूँ। सो दैट इज आर्टिफिशियल पॉलिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मेरा इन्वॉल्वमेंट तो ये है। इमैस्क्यूलेशन क्या होता है कि देखो मैंने यहाँ पर
मेरे को इसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स डालने हैं, तो मैंने इसके खुद के एंथर को कट कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इसके एंथर इसके ऊपर आए। मैं जो दूसरे फ्लावर से एंथर लेकर आ रही हूँ वो मैं अपने पेंट ब्रश से डालूंगी, तो आई डोंट वांट दीज पॉलन ग्रेन्स टू स्टिक ओवर द स्टिग्मा, तो मैं इसको कट कर दूंगी। दैट इज नोन एज इमैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ द एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर्स, दैट इज इमैस्कुलेशन। बैगिंग क्या होता है? वंस दिस इमैस्कुलेशन इज डन, आई हैव कट ऑल दीज एंथर्स। अब यहाँ पर मुझे पता है कि मैंने इसके ऊपर अपना डिजायर्ड पॉलन ग्रेन डाल दिया। अब मैं नहीं चाहती ना कि भाई कोई और पॉलन ग्रेन आए और फर्टिलाइजेशन कर ले, तो मैं इसको एक पन्नी से कवर कर दूंगी, दैट इज नोन एज बैगिंग। देखो पन्नी लगा दी, बैगिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। सो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। अब आ जाते हैं हम फर्टिलाइजेशन पे। बेटा फर्टिलाइजेशन समझने के लिए आपको मेल और मेल गैमीट का तो स्ट्रक्चर याद हो गया ना। दो मेल गैमीट से, दोनों मेल गैमीट सब पॉलन ट्यूब से निकल कर आएंगे और यहाँ पर फीमेल गैमीट के साथ फर्टिलाइज करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं डायग्राम, ओव्यूल के अंदर क्या चल रहा है। अगर आपको पिछले लेक्चर का याद हो तो ये हमारा कार्पल है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। इस ओव्यूल को हम यहाँ बाहर निकाल कर पढ़ रहे हैं। ओव्यूल का एक तो वो एंड होता है जो यहाँ पर, देखो एक एक करके बात करते हैं। फ्यूनिकल क्या होता है? कम चांसेस है कि तुमसे पूछा जाए फ्यूनिकल क्या होता है, पर फ्यूनिकल वो एरिया है, वो डंडी है जहां से प्लासेंटा से ओव्यूल जुड़ा हुआ है, ठीक है। एंड हाइलम क्या है? हाइलम फ्यूनिकल के नीचे वाला एरिया होता है। ये अगर तुम स्ट्रक्चर की बात करो तो फीमेल बीच में पड़ी हुई है, जिसको हम फीमेल गेमिटोफाइट भी बोलते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर ओव्यूल का है। ओव्यूल के अंदर फीमेल गेमिटोफाइट है सेंटर में, ठीक है। फीमेल गेमिटोफाइट है सेंटर में, ये बाहर निकला हुआ है फीमेल गेमिटोफाइट, ठीक है। फीमेल गेमिटोफाइट के बाहर इंटीग्यूमेंट्स होते हैं, एक आउटर इंटीग्यूमेंट जो बाहर की तरफ है और एक इनर इंटीग्यूमेंट जो अंदर की तरफ है। ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनाएगा। ये इंटीग्यूमेंट्स आगे मैच्योर होकर सीड की आउटर कवरिंग, सीड कोट बनाएंगे। सीड की आउटर कवरिंग नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी, टेस्टा और टेगमेन होता है। तो सीड की जो आउटर कवरिंग है इन इंटीग्यूमेंट से बनती है। टेस्टा आउटर इंटीग्यूमेंट, टेगमेन इनर इंटीग्यूमेंट, ठीक है। फिर देखो यहां पर एक एंड लिखा हुआ है जिसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। ये माइक्रोपाइल आपको बीज में भी दिखेगा, एक छोटा सा छेद होता है। हाइलम आपको बीज में भी दिखेगा। अगर तुमने बीज देखा हो, लोबिया देखे तुमने, लोबिया मम्मी बनाती होगी, लोबिया नहीं पता तो मम्मी से पूछना लोबिया क्या होते हैं। ये बीज है, बीज में तुमको एक सेंटर में लाइन भी दिखेगी, इसको हम हाइलम बोलते हैं। ये वही हाइलम है बेटा। हाइलम एक निशान है, ये बेसिकली इस ओव्यूल वाली स्टेज में ओवरी की दीवार से अटैच्ड था ना, ये अब बीज है, पहले ये ओव्यूल था। ये ओव्यूल ओवरी की दीवार से अटैच्ड था, जिस डंडी से अटैच्ड था वो फ्यूनिकल है, और जिस जगह से अटैच था उसको हाइलम बोलते हैं। तो जब बीज बन जाता है, ये ओवरी कट जाएगी, हट जाएगी, ओवरी फ्रूट बन जाता है, ये डंडी निकल जाएगी, इसका कोई काम नहीं है अब, तो ये एक निशान रह जाता है सीड के ऊपर, इसको हम हाइलम बोलते हैं। आज मुझे 4-5 बार करंट लग रहा है। और नीचे एक छेद होता है जिसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखो आउटर और इंटर इंटीग्यूमेंट्स क्या बनाएंगे? सीड का कवर बनाएंगे, सीड कोट, और ये बीच में जो है दैट इज योर फीमेल गेमिटोफाइट। फीमेल गेमिटोफाइट को बाहर निकाल लो, क्योंकि यहां पर एक अलग ही सिचुएशन चल रही है। यहां पर बेसिकली 7 सेल और 8 न्यूक्लियस है। वेरी स्पेशल कंडीशन, सेल्स तो 7 हैं और 8 न्यूक्लियस हैं। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन से भाई 7 सेल्स है। और तुम देखो मेल गैमीट्स 2 ही आ रहे हैं, 2 मेल सेल्स आ रहे हैं, दोनों की शादी करवानी है, पर शादी क्या बीवी दोनों को मिलेगी? लेट्स फाइंड आउट। और यहाँ पर देखो कितने सारे ऑप्शंस है फ्यूजन के, यहाँ पर 7 सेल है, तो कौन सा सेल किसके साथ फ्यूज करेगा, ये क्वेश्चन बनता है। देखना, बहुत ध्यान से सुनना। अगर अभी तक तुमको समझ नहीं आया तो बहुत अच्छे से अब समझ में आ सकता है। यू हैव अ चांस। एक साइड होती है जिनको एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, बस नाम याद कर लो, इन तीनों का कुछ नहीं होने वाला, ये तीनों क्वारी रह जाएंगी। सेंटर में एक सेल पड़ा हुआ है जिसको हम सेंट्रल सेल बोल सकते हैं, और ये स्पेशल है क्योंकि इसके पास 2 न्यूक्लियस हैं, और इसको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। पोलर न्यूक्लियाई, यहां लिख रही हूं, पोलर न्यूक्लियाई। ये एक सेल है और 2 इसके पास न्यूक्लियस है, यानी कि इसको मैं N और N
2n लिख सकती हूँ बेटा, तो ये एक 2n वाली कंडीशन है अगर मैं इनके न्यूक्लियस को जोड़ूं। अभी नहीं जोड़ती, बाद में जोड़ूंगी, ठीक है। ऊपर की तरफ आ जाओ, यहाँ 3 सेल्स, ऊपर भी 3 सेल्स, यहाँ तीनों का नाम एंटीपॉडल है। यहाँ पर बीच में बैठी है मेन दुल्हन, इस सेल के साथ एक की शादी होगी, इसको हम बेटा एग सेल बोलते हैं। और ये जो 2 साइड में पड़े हुए हैं ये इसकी दासियां हैं, इसको हम सिनर्जिड्स बोलते हैं, सिनर्जिड्स। अब 2 दूल्हे आ रहे थे, एक सर्किट और एक मुन्ना भाई। मुन्ना भाई इज द मेन लीड। मुन्ना भाई की शादी होगी एग सेल से। एक सेल को फर्टिलाइज कराया जाएगा, मेन सेल है एग सेल। तो 1 मेल गैमीट विल फ्यूज विद द एग सेल एंड अनदर 1 विल फ्यूज विद सर्किट। को ऐसे थोड़ी जाने देंगे बेटा, सर्किट की शादी होगी सेंटर वाले सेल से, जिसको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। बाकी और का फंक्शन तुमसे नहीं पूछा जाएगा। तो नाउ यू कैन क्लियरली फाइंड आउट 2-3 थिंग्स। यहां से तुमने क्या ऑब्जर्व किया, 2 जगह फर्टिलाइजेशन हो रही है, एक एग सेल के साथ और एक पोलर न्यूक्लियाई के साथ। इसी को डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि 2 सेल्स की फर्टिलाइजेशन हो रही है। फिर उसके बाद मैम क्या 2 सीड वाले सेल्स, मतलब एक ही सेल बनता है उससे फिर बीज बनेगा ना? यहाँ तो आपने स्टार्टिंग में ही 2 सेल बना दिए बेटा। सीड इससे बनेगा, सीड के लिए खाना तैयार होता है, वो सर्किट की शादी से बनेगा, यानी कि बीवी मुन्ना भाई को ही मिली है। दूसरी शादी जो हुई है वो खाना बनाने के लिए हुई है, जिसको हम सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज कराते हैं। अब दोनों को हम नाम दे सकते हैं बेटा, इसको तो हम सिनगैमी बोलते हैं। जो मेन फर्टिलाइजेशन हुई है ना, दैट इज सिनगैमी। और एक हुई है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल इसलिए क्योंकि एक मेल गैमीट का सेल, न्यूक्लियस उसका, और यहाँ के 2 न्यूक्लियस ऑलरेडी हैं, तो वो वाला न्यूक्लियस और 2 वाले ये न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस की फ्यूजन हो रही है, तो ट्रिपल न्यूक्लियस बोल सकते हो। बस इतना ही था हमारा डबल फर्टिलाइजेशन। आओ इसको हम लिख लेते हैं बेटा, क्योंकि ये बातें आपसे पूछी जाएंगी और मुझे पता है आप भूल जाओगे, तो इसको लिख लो एक जगह। 3 सेल्स एट माइक्रोपाइलर एंड, इनको हम 1 एक्सेल एंड 2 सिनर्जिड्स। 3 सेल एट अपोजिट एंड, जिसको हम एंटीपॉडल सेल्स बोलते हैं। ये माइक्रोपाइलर एंड कौन सा है? ये माइक्रोपाइलर एंड वो है जहां से पॉलन ट्यूब घुसेगी। कभी हो सकता है माइक्रोपाइल यहां दिख जाए तुमको, ठीक है, और कभी हो सकता है उल्टी सिचुएशन हो, माइक्रोपाइल तुमको ऊपर की तरफ दिख जाए, ठीक है। तो जहां से पॉलन ट्यूब की एंट्री होगी ना बेटा, उसी को माइक्रोपाइल एंड बोलते हैं, और माइक्रोपाइल एंड पे ही तुमको एग सेल मिल जाता है। तो यानी कि ऊपर नीचे हो सकते हैं अलग अलग फ्लावर्स के अंदर। सेंटर में लार्ज सेल है, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस, इसको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। 1 स्पर्म न्यूक्लियस, स्पर्म न्यूक्लियस इज नथिंग बट मेल गैमीट। एक मेल गैमीट की फ्यूजन किसके साथ होती है? एग सेल के साथ, जिसको हम सिनगैमी बोलते हैं, सिनगैमी। और अदर स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूजेस विद 2 पोलर न्यूक्लियाई ऑफ द सेंट्रल सेल। दिस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। एंड आपको डबल फर्टिलाइजेशन पर क्वेश्चन आए तो तुमको ये दोनों लाइनें ही लिख कर आनी है, क्योंकि एक फर्टिलाइजेशन सिनगैमी नाम की हो रही है, एक ट्रिपल फ्यूजन नाम की हो रही है। यहां पर n प्लस n बनता है, यानी कि 3n बनते हैं। ये जो खाना बना है, फूड बना है, इसको एंडोस्पर्म बोलते हैं, विच इज फूड प्रिपेयर्ड फॉर द सीड। बेटा सीड जो है वो अभी ग्रो करेगा, बच्चा है अभी, उसको ग्रो करना है, लीफ बनेगी, तब फोटोसिंथेसिस करेगा, है ना। तो तब तक बेचारे के लिए खाना होना चाहिए ना। वो खाना जो इसके माँ बाप ने इसके लिए पैक करके रख दिया, टिफिन बॉक्स छोड़ दिया, दैट इज एंडोस्पर्म। आगे जाकर सीड चैप्टर में एंडोस्पर्म बचा है या नहीं बचा है, उसी के बेसिस पर सीड के टाइप्स भी होते हैं, एल्ब्यूमिनस एंड एक्स एल्ब्यूमिनस, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। ये डायग्राम सेम है बेटा। यहाँ पर जाइगोट बनता है, जाइगोट फॉर्म्ड, सिनगैमी का रिजल्ट क्या होता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट से सीड बनेगा, सीड के अंदर एक बढ़ता हुआ प्लांट है, उसको एम्ब्रियो बोलते हैं, और एम्ब्रियो से फिर एक मैच्योर प्लांट बनेगा। ये मुझे वैसे ऐसे लिखना चाहिए, बट ये मैं तुमको अपकमिंग सीरीज बता रही हूँ जो इस चैप्टर के बाद तुम पढ़ोगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस टॉपिक कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, स्टेमन, स्टाइल, एवरीथिंग फॉल ऑफ। जिनका काम था वो सब हो चुका है, वो खत्म हो चुके हैं। पेटल्स को, मक्खी मच्छर को अट्रैक्ट करना था, अब कोई काम नहीं है, फॉलन। सेपल्स सपोर्ट कर रहे थे, सब कुछ हो चुका है, नो वर्क लेफ्ट, दैट इज फॉलन। कैलिक्स में आइदर फॉल ऑफ और रिमेन इंटैक्ट इन अ ड्राइड और शिवल्ड फॉर्म। कैलिक्स क्या होता है? सेपल का ही ग्रुप कैलिक्स होता है।
कुछ केसेस में, जैसे ये एप्पल तुम देख रहे हो, इसमें ये जो ऊपर ऊपर तुमको ड्राई सा पार्ट दिख रहा है बेटा, वो सेपल्स है। सेपल्स गिर भी सकते हैं, कुछ केसेस में सेपल्स रह भी सकते हैं। कैलिक्स आर सेपल्स ओनली। एप्पल एंड गुआवा के अंदर तुमको बहुत अच्छे से ये दिख जाता है, ठीक है। तो और क्या होगा, ब्रिंजल के अंदर, बैंगन के अंदर ग्रीन कलर का कैलिक्स होता है और वो फ्रूट के साथ बहुत बढ़िया तरीके से अटैच्ड होता है। देखा है तुमने बैंगन, ये देखो है ना ऊपर की तरफ, तो वो भी कैलिक्स है, बहुत अच्छे से अटैच्ड है। ओवरी एनलार्जेस टू फॉर्म फ्रूट। बहुत अब तुमको रट गई होगी ये बात, क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, बट ये क्वेश्चन आता है। ओवरी फॉर्म्स द फ्रूट, ओव्यूल फॉर्म द सीड। ओवरी वे वॉल में आइदर फॉर्म अ ड्राई और हार्ड फ्रूट वॉल और फ्रेशी फ्रूट वॉल। इन योर नेक्स्ट चैप्टर ओवरी के ऊपर ओवरी फ्रूट बनाएगी। नाउ यू नो द मक्का यू ईट, द व्हीट यू ईट इज ऑल्सो अ फ्रूट, बट इन दैट केस जो फ्रूट की वॉल है और उसके अंदर जो सीड की वॉल है वो फ्यूज हो चुकी है और पेरिकार्प बन जाती है। नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी। तो यहाँ पर यही लिखा है कि ओवरी वॉल जो है कभी तो बहुत ड्राई हो जाएगी और कभी बहुत हार्ड फ्रूट बना देगी और कभी नॉर्मल फ्रूट्स बनाएगी जो हम खाते हैं। ओव्यूल बिकम्स द सीड्स, ठीक है। नाउ सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ पर बेसिकली डायग्राम दिया हुआ था और आपको लेबल करना था ऑल द पार्ट्स को। यहाँ पर 1 क्या है, पॉलन ग्रेन, 2 क्या है, पॉलन ट्यूब है, 3 क्या है, मेल गैमीट्स है, ठीक है, मेल गैमीट्स। 6 क्या है, इंटीग्यूमेंट्स है बेटा, इंटीग्यूमेंट्स। कौन से इंटीग्यूमेंट्स है, इंटीग्यूमेंट्स लिख रही हूँ, तुमको पिक्चर में और अच्छे से क्लियरली दिया होगा तो तुम आउटर और इनर, वैसे ये आउटर इंटीग्यूमेंट है अगर तुम पिक्चर में देखो तो। फीमेल 7 क्या है बेटा, ये सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल क्योंकि सेंटर में है और यही है जिसके पास पोलर न्यूक्लियाई होता है। 5th क्या है, 5th फीमेल गैमीटोफाइट। मेरी जरूर खिचड़ी पक गई है बट तुम डायग्राम बनाना। तुम पूछते हो ना मैम इंपॉर्टेंट डायग्राम्स कौन से है, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। ये बीच में 8 जिसको अलग से मार्क किया हुआ है, ये मेन दुल्हन है जिसके साथ फर्टिलाइजेशन होगी, एग सेल। 4th पार्ट क्या है, ओवरी है। हो गई सारी लेबलिंग्स। ऐसे तुमको एक एक पार्ट पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एंटीपोडल है, पॉलन ट्यूब की एंट्री नीचे से हो रही है तो ये वाला एंड माइक्रोपाइल एंड है बेटा। माइक्रोपाइल का अपोजिट चार्ल्जल एंड होता है बट उससे कम क्वेश्चंस आते हैं। ये पॉलन ग्रेन के ऊपर क्वेश्चन है। आउटर मोस्ट लेयर एक्साइन, पूछा हुआ था व्हाई एक्साइन इज सो टफ, बिकॉज एक्साइन हैज स्पोरोपोलिन इन विच इज दिस 1 2। तो ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ये जनरेटिव न्यूक्लियस है। जनरेटिव न्यूक्लियस 2 मेल गैमीट्स बनाएगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस पॉलन ट्यूब बनाएगी। सम ऑफ these types of questions can come। ये डायग्राम बेटा हम कर चुके हैं, इस डायग्राम से भी क्वेश्चन आया हुआ है। नाउ ओके, नाउ अगेन वन मोर क्वेश्चन यहाँ पर जो मैंने तुमको बोला था। एक इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम के अंदर इसको Z बनाया हुआ है और इसको A बनाया हुआ है। तो व्हाट इज द रीजन फॉर नॉन जर्मिनेशन ऑफ Z? Z जो है वो नीचे क्यों नहीं जर्मिनेट कर रहा? आंसर इज सेल्फ स्टेरिलिटी। ये इस फ्लावर के सेम मतलब एक ही फ्लावर के एंथर का पॉलन ग्रेन होगा, यही जो साइड में एंथर होंगे उसी का पॉलन ग्रेन होगा, तो इसलिए इसने इसको रिजेक्ट कर दिया। ये NRI होगा, दूर से आया होगा। इन विच प्रोसेस जेनेटिक वेरिएशंस टेक प्लेस? क्रॉस पॉलिनेशन। ऑल्सो इन द कमेंट्स टेल मी अनदर नेम फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। Assertion reason, fertilization is a process of fusion of male and female gametes, true है। pollen grain has double wall, true है। तो both true तो हो गए, 4 ऑप्शंस आपको अब याद भी हो गए होंगे। तो दोनों ट्रू तो हैं बट नीचे वाला ऊपर का कोई रिलेशन नहीं है, तो हो जाएगा बी। बोथ assertion and reason are true but reason is not the explanation of assertion, ठीक है। so that's it बच्चा, that's it for today। I hope you like this session and अगर ध्यान से सुना होगा सो इट विल हेल्प यू इन न्यूमरस वेज। आपको हर तरीके से अगर कॉन्सेप्ट समझ में आए तो आप अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस कर पाओगे। सो अब मैं लेती हूँ आपसे बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। जल्दी आऊँगी अगले वीडियो के साथ।